नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस श्री माधोपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको जिस भी नई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो अब अपन आगे चलते हैं। कल अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा की थी और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के साथ साथ अपन ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की चर्चा की थी। और लास्ट अपन ने पढ़ा था कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अब अपन आज अगला टॉपिक लेते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है और इसके अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे कालीबंगा। तीसरा अपना टॉपिक है कालीबंगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में अपन ने अध्ययन किया था कल। आज अपन अध्ययन करेंगे कालीबंगा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, या आप कह सकते हैं काली चूड़ियां। यह तो है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है। जैसे कि अपन ने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, उसी तरह से कालीबंगा देखिए किस भाषा का शब्द है। कालीबंगा है पंजाबी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? पंजाबी भाषा का शब्द है। कौन सा? कालीबंगा। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ अपन ने निकाला है काले रंग की चूड़ियां अथवा काली चूड़ियां। अब देखते हैं आगे कालीबंगा की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे। लो जी, कालीबंगा की भौगोलिक स्थिति देखिए। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कहां है? अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इससे पहले की अगर बात करें तो देखिए 1994 से पहले कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित। ठीक है, 1994 ईस्वी में गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को अलग किया गया था। इससे पहले कालीबंगा गंगानगर जिले में स्थित थी। और अगर बात आ जाए कि कालीबंगा किस रियासत के अंतर्गत थी, तो दोस्तों यहां रियासत लेंगे, रियासत होगी आपकी बीकानेर। कालीबंगा बीकानेर रियासत के अंतर्गत थी। दूसरा और देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। तो देखिए, सबसे पहली बात कालीबंगा की वर्तमान स्थिति के बारे में तो अगर अध्ययन करें तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि हनुमानगढ़ से पूर्व कालीबंगा किस जिले में स्थित थी, तो दोस्तों देखिए 1994 ईस्वी में गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग किया गया था। तो 1994 से पहले कालीबंगा गंगानगर जिले में स्थित थी। बात यह है कि गंगानगर किस रियासत के अंतर्गत था। तो अगर रियासत की बात की जाए तो देखिए रियासत आएगी बीकानेर। तो रियासत के अंतर्गत किस रियासत में आएगी? बीकानेर रियासत में आएगी। अब बात आती है देखिए हनुमानगढ़। आप जानते हैं कि हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम
हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम बठनेर। क्या है? बठनेर है। और 1805 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने बठनेर को जीता और नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। तो फिर एक बार देख लीजिए, कालीबंगा की भौगोलिक स्थिति अगर वर्तमान की बात की जाए तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और 1994 से पहले कालीबंगा गंगानगर जिले में स्थित थी और रियासत होगी बीकानेर रियासत के अंतर्गत आती है। हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम था बठनेर और 1805 ईस्वी में महाराजा सूरत सिंह ने बठनेर को जीता और बठनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। अब इससे आगे लेते हैं, यह तो इसकी भौगोलिक स्थिति है। नदी किनारा, किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नदी किनारा कौन सा होगा? घग्गर। वर्तमान है, वर्तमान नाम घग्गर। और क्वेश्चन आ जाए कि कालीबंगा किस वैदिक कालीन नदी के किनारे स्थित है, तो वैदिक कालीन नदी अगर नाम ले तो दोस्तों वैदिक कालीन नदी आएगी सरस्वती अथवा दृष्टवती। जिस स्थान पर वर्तमान में आपकी घग्गर नदी प्रवाहित होती, उसे स्थान पर वैदिक काल में सरस्वती अथवा दृष्टवती नदी प्रवाहित होती थी। तो वैदिक कालीन नाम आ जाए तो वैदिक कालीन नाम देंगे आप सरस्वती अथवा दृष्टवती और वर्तमान नाम है इसका घग्गर। तो नदी किनारा हो गया घग्गर। अब अपन आगे की बात करते हैं। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। कालीबंगा की खोज। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष, एन घोष के द्वारा। तो कालीबंगा की खोज कब हुई? 1952 में। 1952 ईस्वी में कालीबंगा की खोज हुई। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा की खोज की गई। अगली बात करते हैं, उत्खनन। तो देखिए, उत्खनन करता थे 1961 से लेके 1969 तक। 1961 से 1969 ईस्वी तक कालीबंगा का उत्खनन कार्य बी.वी. लाल और दूसरा इसके साथ विद्वान जो थे उनका नाम बी.के. थापर। बी.वी. लाल का पूरा नाम है ब्रिजवासी लाल और बी.के. थापर का पूरा नाम है बाल कृष्ण थापर। तो देखिए दोस्तों, खोज की बात, खोज 1952 में हुई है। किसने की है? अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई। उत्खनन कब हुआ है? 1961 से 1969 ईस्वी तक कालीबंगा का उत्खनन कार्य किया गया तथा उत्खनन करता थे बी.वी. लाल। बी.वी. लाल का पूरा नाम है ब्रजवासी लाल और दूसरे विद्वान थे बी.के. थापर। बी.के. थापर का पूरा नाम लेंगे बालकृष्ण थापर।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया पहला स्थान कालीबंगा है। लीजिए दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में जो स्थान पहला खोजा गया वो कौन सा है? कालीबंगा है। ध्यान रखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थान रोपड़ था, जो कि पंजाब में पड़ता है, और राजस्थान का पहला स्थान कालीबंगा है। अब अपन देखेंगे कालीबंगा के उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है, उनकी चर्चा करेंगे। तो एक बार चाहो तो आप फिर देख सकते हैं, 1952 में खोज हुई, किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन कब हुआ? 1961 से 69 ईस्वी के मध्य हुआ। किसने किया? बीवी लाल, पूरा नाम ब्रिजवासी लाल, बीके थापर, पूरा नाम बालकृष्ण थापर। तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में खोजा गया पहला स्थान कौन सा? कालीबंगा। अब अपन लेते हैं कालीबंगा के उत्खनन में जो सामग्री मिलती है उसकी चर्चा करते हैं। लीजिए दोस्तों, उत्खनन में प्राप्त सामग्री, उत्खनन में प्राप्त सामग्री में देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कालीबंगा का उत्खनन। दो भागों में किया गया, या कालीबंगा के दो भाग लेते हैं। पहला तो होगा प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा, और दूसरा लेंगे हड़प्पा युगीन कालीबंगा। लो जी, दो भागों में कालीबंगा का उत्खनन हुआ है, प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा और हड़प्पा युगीन कालीबंगा। अब प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था या सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिलती है वो है दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। तो दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, और कालीबंगा भी कौन सी? प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा। प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त होते हैं। विश्व के अन्य किसी भी सभ्यता से दोहरे जुते हुए, या फिर आप दोहरे नहीं तो यूं भी कह सकते हैं जुते हुए खेत के अवशेष कहीं से प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, जुते हुए खेत के अवशेष अवश्य प्राप्त होते हैं, लेकिन कहीं से भी कालीबंगा से हल्के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। हल्के अवशेष प्राप्त नहीं होते। संभवतः कालीबंगा के लोगों के हलों के फाल लकड़ी के रहे होंगे, जो कालांतर में नष्ट हो गए हैं। तो प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा की सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था थी वो थी दोहरे जुते हुए खेत। देखिए, दोहरे जुते हुए खेत इस तरह से प्राप्त हुए हैं, अर्थात विद्वानों का मानना है कि कम दूरी की हराइयों में चना और अधिक दूरी की हराइयों में सरसों बोई गई।
इसका तात्पर्य है कि कालीबंगा के लोग एक साथ एक खेत में 2 फसल लेते थे। अब आगे अपन हड़प्पा युगीन कालीबंगा की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा युगीन कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त होता है? 7 अग्नि वेदिकाएं, या फिर आप कह सकते हैं इन्हें हवन कुंड। दूसरा, एक बालक का कपाल खंड, और इस कपाल खंड में 6 छिद्र पाए गए हैं। तीसरा, लकड़ी से बनी नालियां। अलंकृत ईंटें, एक पल्ले के किवाड़ों के अवशेष, मेसोपोटामिया वर्तमान नाम इराक, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर, व्याघ्र के अवशेष, तंदूर नुमा चूल्हा, भूकंप के अवशेष, ऊंट के अवशेष, सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्त्रा, अंडाकार कुएं, चावल बाजरे के अवशेष, स्वस्तिक का चिन्ह, कल भी अपन ने बात की थी, हड़प्पा से भी स्वस्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। आदि चीजें कालीबंगा के उत्खनन में प्राप्त हुई है। तो देखिए, फिर देखते हैं 7 अग्नि वेदिकाएं, या फिर आप इन्हें कहेंगे हवन कुंड। तो देखिए दोस्तों, जब इन अग्नि वेदिकाओं का उत्खनन किया गया तो इन अग्नि वेदिकाओं से जले हुए अन्न के दाने, जली हुई हड्डियां आदि प्राप्त हुई है। अब जली हुई हड्डियां प्राप्त होती है तो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि निसंदेह ही कालीबंगा के लोग बलि प्रथा से परिचित रहे होंगे, या फिर यज्ञ में ये मान। अगला देखते हैं, देखिए अगला है अपने पास
एक बालक का कपाल खंड है और इस कपाल खंड में 6 छिद्र हैं। तो विद्वानों ने इसे शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना है। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि कालीबंगा के लोग ऑपरेशन करना जानते थे। लकड़ी से बनी नालियां पाइप रूप में विश्व की किसी भी सभ्यता से लकड़ी से बनी नालियां प्राप्त नहीं हुई है सिवाय कालीबंगा की। तो कालीबंगा से लकड़ी की बनी हुई नालियां भी प्राप्त हुई है। अलंकृत ईंटें ये प्राप्त होती है। कालीबंगा के घरों के दरवाजे एक पल्ले के किवाड़ों के होते थे। अर्थात कालीबंगा के घरों में एक ही पल्ले के किवाड़ होते थे। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कालीबंगा से प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कालीबंगा के लोग मेसोपोटामियाई सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। या आप यूं कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया और कालीबंगा के मध्य व्यापारिक संबंध था। व्याघ्र के अवशेष, तंदूर नुमा चूल्हा, जो आधुनिक आपके तंदूर होते हैं उसी प्रकार का एक तंदूर प्राप्त हुआ है। तो विद्वानों का यह मानना है कि संभवतः कालीबंगा के लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहे होंगे। भूकंप के अवशेष, एकमात्र स्थान कालीबंगा है जहां से भूकंप के अवशेष प्राप्त होते हैं। ऊंट के अवशेष, सूते कपड़े में लिपटा हुआ उस्त्र, अर्थात कालीबंगा के लोग उस्त्रे से भी परिचित थे और सूती कपड़े से भी परिचित थे। और आज भी आप जानते हैं राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला राज्य की सर्वाधिक कपास उत्पादित करता है। अंडाकार कुएं, चावल बाजरे के अवशेष, स्वस्तिका चिन्ह आदि कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए, कालीबंगा के अधिकांश घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। कालीबंगा के घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों को प्रयुक्त किया गया है। अतः कालीबंगा को एक और नाम देंगे, दीनहीन बस्ती। क्या कहेंगे? दीनहीन बस्ती। अर्थात कालीबंगा के घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, इस कारण कालीबंगा को अपन दूसरा और नाम दे सकते हैं, दीनहीन बस्ती। डॉक्टर दशरथ शर्मा, कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। 2 राजधानियों की कल अपन ने चर्चा की थी। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसी विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। तो 2 राजधानियां तो हो गई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। यह आपकी कालीबंगा थी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां, काली चूड़ियां। कालीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, पूर्व नाम 1994 से पहले गंगानगर जिले में, रियासत बीकानेर और नदी किनारा घग्गर, अगर वैदिक कालीन नाम आ जाए तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य कालीबंगा का उत्खनन कार्य बीवी लाल, जिसका पूरा नाम अपन ने लिया था ब्रिजवासी लाल,
बीके थापर, बालकृष्ण थापर के द्वारा करवाया गया। दो भागों में कालीबंगा का उत्खनन बताया है, प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा और हड़प्पा युगीन कालीबंगा। प्राक हड़प्पा युगीन कालीबंगा से दोहरे जुटे हुए खेत के अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन हल्के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। दूसरा अपन ने लिया है हड़प्पा युगीन कालीबंगा, और हड़प्पा युगीन कालीबंगा से अपन ने चर्चा की है कि क्या क्या मिलते हैं। तो देखिए 7 अग्नि वेदिकाएं, एक बालक का कपाल खंड, लकड़ी से बनी हुई नालियां, अलंकृत ईंटें, एक पल्ले के किवाड़ों के अवशेष, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर, व्याघ्र के अवशेष, तंदूर नुमा चूल्हा, ऊंट के अवशेष, भूकंप के अवशेष, सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, अंडाकार कुएं, चावल बाजरे के अवशेष, स्वस्तिक के चिन्ह। और लास्ट अपन ने बात की कि कालीबंगा के अधिकांश घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है, अतः कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात अपन ने की है कि कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो ये तो हुई आपकी कालीबंगा। अब कालीबंगा से आगे अपन चलते हैं अन्य स्थानों की तरफ, और अन्य स्थानों में अपन लेंगे अगला स्थान चन्हुद्रो। लीजिए दोस्तों, अगला स्थान लेते हैं अपन चन्हुद्रो। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, देखिए कि चन्हुद्रो कहां है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर, लगभग 130 किलोमीटर। देखिए चन्हुद्रो को भौगोलिक स्थिति है, कहां है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नदी किनारा, नदी किनारा आपका वही होगा जो कि मोहनजोदड़ो का था, सिंधु। तो देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है चन्हुद्रो। आगे देखते हैं खोज। तो चन्हुद्रो की खोज 1931 ईस्वी में M.G. मजूमदार उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके के द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। फिर देखते हैं एक बार, चन्हुद्रो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। खोज 1931 ईस्वी में खोजकर्ता थे M.G. मजूमदार।
तथा उत्खननकर्ता 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके। उत्खनन में क्या मिलता है वो देखते हैं। तो देखिए, चनूदड़ों के उत्खनन में एक मणके निर्माण का कारखाना, क्या प्राप्त होता है? मणके निर्माण का कारखाना, ब्रिड फैक्ट्री। अतः चनूदड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। दूसरा, चनूदड़ों से इत्र और लिपस्टिक रखने के बर्तन एक मुहूर पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद्मचिन्ह, जुखर, जांगर संस्कृति के अवशेष। तो देखिए दोस्तों, चनूदड़ों से मणके निर्माण का कारखाना, अब मणके निर्माण का कारखाना प्राप्त होता है तो चनूदड़ों को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। यह मणके किससे निर्मित थे? स्फटिक, या दूसरा नाम दे सकते हैं स्फटिक, जो कि एक बहुमूल्य पत्थर होता है, इससे यह निर्मित थी मणके। मणके क्या होते हैं? मोती, गुड़िया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोती निर्माण का कारखाना, गुड़िया निर्माण का कारखाना, मणके निर्माण का कारखाना कहां से प्राप्त होता है? चनूदड़ों से प्राप्त होता है। आगे चल के अपन लोथल का नाम पढ़ेंगे। लोथल में भी मणके निर्माण का कारखाना प्राप्त हुआ है। अतः देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था? चनूदड़ों। इत्र और लिपस्टिक रखने के बर्तन, इसका मतलब हुआ कि तत्कालीन समय में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इत्र और लिपस्टिक से परिचित थे। एक मुहूर पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, जूखर जांगर संस्कृति के अवशेष। एक चीज और ले लेते हैं, वक्राकार ईंटें, टेढ़ी मेढ़ी ईंट कहां से प्राप्त होती है? वक्राकार ईंटें चनूदड़ों से प्राप्त होती है। यह था आपका चनूदड़ों। तो देखिए, अपन ने चनूदड़ों के बारे में चर्चा की कि चनूदड़ों मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनूदड़ों की खोज 1931 ईस्वी में एमजी मजूमदार के द्वारा की गई। 1935 ईस्वी में चनूदड़ों का उत्खनन कार्य अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। चनूदड़ों के उत्खनन में मणके निर्माण का कारखाना
अतः चनूदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहलाता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद्मचिन्ह, जूखर जांगर संस्कृति के अवशेष, इत्र और लिपस्टिक रखने के बर्तन, वक्राकार ईंटें आदि प्राप्त हुए हैं। अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थानों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और अगला स्थान लेते हैं 5वां स्थान, और 5वां स्थान होगा अपने पास बनवाली। लो तो दोस्तों 5वां स्थान लेते हैं बनवाली। सबसे पहले तो अपन बनवाली की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे, तो देखते हैं। देखिए भौगोलिक स्थिति कहां है? हरियाणा, हरियाणा का हिसार जिला। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नदी किनारा लेंगे, वही जहां आपकी कालीबंगा स्थित थी, घग्गर। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान भारत में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सर्वाधिक स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के घग्गर नदी के, जिस नदी के किनारे सर्वाधिक स्थान प्राप्त होते हैं, या तो वो सरस्वती या दूसरा नाम लेंगे घग्गर। और यदि बात आ जाए कि भारत में किस राज्य में किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त होते हैं, तो सर्वाधिक स्थान जिस राज्य से मिलते हैं वो राज्य है गुजरात। और कल मैंने आपको बता दिया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में विस्तृत है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान भारत में जिस राज्य से प्राप्त होते हैं वो गुजरात है, और जिस नदी के किनारे सर्वाधिक स्थान है वो घग्गर सरस्वती नदी है। तो देखिए दोस्तों, बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। खोज एवं उत्खनन, खोज एवं उत्खनन 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में खोज एवं उत्खनन करता थे R.S. बिष्ट। और R.S. बिष्ट का पूरा नाम होगा रविंद्र सिंह बिष्ट। R.S. बिष्ट के द्वारा बनवाली का उत्खनन कार्य करवाया गया। देखिए, बनवाली के उत्खनन में जो चीजें प्राप्त हुई है वो क्या क्या है। सर्वप्रथम तो अपन बात करेंगे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, समानांतर चलती हुई सड़कें, अर्थात बनवाली के सड़कें एक दूसरे को कहीं पर भी समकोण पर नहीं काटती है। समानांतर चलती हुई सड़कें। दूसरी चीज लेंगे, सड़क पर
सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान। एक घर में धावन पात्र, वॉश बेसिन। घरों की दीवारों में निर्मित ताक। ताक सभी जानते हैं, नहीं जानते तो साधारण भाषा में आड़या। हाँ जी, इसके अतिरिक्त बनवाली से सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है उसका अभाव है। और आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जल निकासी अर्थात नाली व्यवस्था। तो दोस्तों, बनवाली से नालियों का अभाव पाया गया है। ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जल निकासी अर्थात नाली व्यवस्था का अभाव पाया गया है। कहां से? अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि बनवाली से नालियों के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। से अगला देखते हैं, जो के अवशेष। बनवाली 3 भागों में पाई गई है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की 3 स्थितियां यहां से प्राप्त होती है। कौन कौन सी है? प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, और तीसरी जो स्थिति है वो है उत्तर हड़प्पा। ये 3 स्थितियां बनवाली से प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ बाट बटकरे, पत्थर से निर्मित बाट बटकरे भी कहां से प्राप्त होते हैं? बनवाली से। तो देखिए दोस्तों, बनवाली में अपन ने देखा समानांतर चलती हुई सड़कें, सड़क पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान, एक घर में धावन पात्र अर्थात वॉश बेसिन। वॉश बेसिन को देखने से विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि संभवतः यह किसी धनी पुरुष का घर रहा होगा। घरों की दीवारों में निर्मित ताख, बाट बटकरे वजन तोलने के बाट। बनवाली से नालियों का अभाव पाया गया है, जो के अवशेष मिले हैं, तथा ये 3 भागों में अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की 3 स्थितियां यहां से प्राप्त होती है। प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। यह थी बनवाली। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नए नए वीडियो समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्थान लेते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित रोपड़। देखिए दोस्तों, रोपड़ का आधुनिक नाम है
या वर्तमान नाम है रूपनगर। रोपड़ की भौगोलिक स्थिति देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, रोपड़ की भौगोलिक स्थिति, रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे, कौन सी नदी होगी? सतलज। सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बी.वी. लाल, पूरा नाम अपन कालीबंगा में पढ़ के आए हैं, फिर बता देता हूं, ब्रजवासी लाल। उत्खनन, उत्खनन करता थे 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा। तो देखिए दोस्तों, रोपड़ भारत के पंजाब प्रांत में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ का वर्तमान नाम, आधुनिक नाम रूपनगर है। खोज 1950 ईस्वी में बी.वी. लाल, नाम है ब्रिजवासी लाल। ब्रिजवासी लाल के द्वारा रोपड़ की खोज की गई तथा 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ का उत्खनन कार्य करवाया गया। अब रोपड़ के उत्खनन में मिलता क्या है? तो दोस्तों देखिए, रोपड़ के उत्खनन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष रोपड़ से प्राप्त होते हैं। दूसरा देखिए, अपन ने कालीबंगा के समय इसकी चर्चा की थी कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो पहला स्थान खोजा गया और उत्खनित हुआ वो है रोपड़। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत में उत्खनित और खोजा गया पहला स्थान था रोपड़। अब बात करते हैं, देखिए यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम स्थान जो खोजा गया, उत्खनित हुआ, वो कौन सा था, तब तो आप नाम लेंगे हड़प्पा का, क्योंकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थान था जिसका उत्खनन कार्य करवाया गया। तो भारत में प्राप्त होने वाला, उत्खनित होने वाला पहला स्थान रोपड़, हड़प्पा था। तथा 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में चले गए। इसके पश्चात भारत में उत्खनित होने वाला, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थान और उत्खनित होने वाला पहला। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, पुनः आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तथा बेल आइकन को दबाकर हमारा हौसला अफजाई कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो समय पर प्राप्त होते रहे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।